हेलो दोस्तों। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सीटी करंट अफेयर। साथ ही साथ में जो इसकी पीडीएफ है वो आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है आपको उसमें भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कल ही मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अफगानिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री बनाने के बाद में अब उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इनका नाम है अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर। और जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनका नाम क्या है? मोहम्मद हसन एखुंद। तो आप इन दोनों का नाम याद कर लीजिए। देखिए, जैसे ही अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने क्या करा, जो अफ़गानिस्तान है इसका नाम बदल दिया। और जो इसका नाम है वो बदल करके क्या रखा गया उसको हम जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसका जो नया नाम है अब क्या है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। तो चलिए फिर हम अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान क्या है? अफ़गानिस्तान एक एशिया महाद्वीप का देश है। यह एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है और यह भारत के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी है काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफ़गानी। और जो यहाँ की संसद होती है उसको हम बोलते हैं शोरा। जो भारत की संसद है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हसन एखुंद। तो चलिए फिर हम जो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो भारत है और जो अफ़गानिस्तान है इन दोनों के बीच में जो सीमा यहाँ पर साझा होती है यहाँ पर बॉर्डर पर, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो आप इसका नाम याद कर लीजिए। इसका नाम है डुरंड रेखा। और साथ ही साथ में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है इसको भी हम क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पर रेड कलर से ये वाली जो रेखा है इसको भी हम डुरंड रेखा ही बोलते हैं। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए, एक रैंकिंग दी गई है किसके लिए? NIRF। NIRF का मतलब क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं। N का मतलब है नेशनल यानी राष्ट्रीय, और I का मतलब है इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान, और R का मतलब है रैंकिंग, और यहाँ पर F का मतलब है फ्रेमवर्क। तो आप यहाँ पर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो यानी जो हमारे देश के जो संस्थान है यानी कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए रैंकिंग प्रदान की गई है। और इसमें किस IIT संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? जो IIT संस्थान होते हैं, IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। देखिए, ये जो रैंकिंग है यह कई कैटेगरी में दी गई है कि सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके बाद फार्मेसी यानी जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है। तो इस तरह से यह अलग अलग कैटेगरी में यह रैंकिंग दी गई है। तो जो ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल में सबसे पहले स्थान पर कौन है? IIT मद्रास। तो आपको इसी का ही नाम याद करना है। तो इसके बाद हम देखिए, यहाँ पर इसका जो संस्करण है वो छठा संस्करण है, ये जो रैंकिंग प्रदान की गई है। और यह रैंकिंग प्रदान की है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आपको देखिए IIT मद्रास का ही नाम याद रखना है, बाकी का किसी का भी आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं आर्मी के उप प्रमुख, रिटायर्ड उप प्रमुख हैं आर्मी के, और इनका नाम है गुरमीत सिंह। इनको बनाया गया है उत्तराखंड का नया राज्यपाल। और इससे पहले जो उत्तराखंड के नए राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। देखिए, हाल ही में जो देश के राज्य हैं उनमें जो राज्यपाल हैं उनमें कुछ फेरबदल किया गया है, यानी जो देश के राज्यपाल हैं उनमें फेरबदल किया गया है। तो इसमें हम जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के तो कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। यहाँ पर यह है उत्तराखंड, और यहाँ पर
इसके राज्य के जो राज्यपाल बने हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन भी यही है। यहाँ पर देखिए पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आप यहाँ पर देखिए ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है पंजाब और इसके राज्यपाल कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि यहाँ पर ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के भी जो राज्यपाल हैं वो कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। और इससे पहले ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे, तमिलनाडु के। तो अब तमिलनाडु की जो जगह है वो खाली हो चुकी है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल भी अब बनाए गए हैं। इनका भी नाम जान लेते हैं। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं इनका नाम है RN रवि। इनका नाम क्या है? RN रवि। RN रवि जो है ये तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि। इससे पहले कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। आपको एक और याद करना है और वो है जो नागालैंड के राज्यपाल हैं वो कौन बने हैं? जगदीश मुखी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो नागालैंड के राज्यपाल हैं कौन बने हैं? जगदीश मुखी। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यानी ये जो जगदीश मुखी हैं ये असम के भी राज्यपाल हैं, असम। तो ये असम के तो राज्यपाल हैं ही, साथ ही साथ में इनको नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। तो कई राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति की गई है। तो देखिए किस किस राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो नागालैंड के राज्यपाल हैं इनकी भी नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो उत्तराखंड है इनके भी, उत्तराखंड के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो हाल ही में इन 4 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो आपको इन चारों को याद करना पड़ेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। देखो जो G20 देश हैं इसकी जो स्थापना हुई थी G20 की, इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। और इसमें कितने देश आते हैं? इसमें देश आते हैं 19, और एक है यूरोपियन यूनियन। तो इसमें 19 तो देश हैं, एक है यूरोपियन यूनियन। तो क्या है कि जैसे कि इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, तो 2008 से आप लगा सकते हो 2021 तक कितने साल हुए हैं? लगभग 3 और 10 13, 13 और 1 14, लगभग 13 से 14 साल हुए हैं। और 13 से 14 साल में अभी भारत का नंबर नहीं आया है G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए। और भारत का नंबर कब आएगा? 2023 में। तो भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार करेगा। कितनी बार करेगा? पहली बार। यानी भारत का नंबर आया है पहली बार, क्योंकि इसमें पहले से ही देश 19 है। और देखो 2023 की ये तो बात है, 2023 की। उससे पहले हम, अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2021 में कौन करने वाला है? 2021 में करेगा इटली। और उसके बाद 2022 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसके बाद करेगा इंडोनेशिया। और फाइनली जो 2023 है, 2023 में करेगा भारत। और देखिए यहाँ पर एक नियुक्ति की गई है, ये बनाए गए हैं शेरपा। तो जैसे अब ये जो भारत 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा, तो यहाँ पर देखो जो शेरपा का कार्य है वो क्या होता है? जो मीटिंग से पहले की देखरेख होती है वो शेरपा कार्य करते हैं, वो शेरपा करते हैं। तो देखिए इनका हम नाम जान लेते हैं। इनका नाम है, आप यहाँ पर देखिए, इनका नाम है पीयूष गोयल। जो कौन है? जो उद्योग मंत्री हैं। आप यहाँ पर G20 के बारे में पढ़ सकते हो। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मारियो द्राघी। किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट बनाया गया है? तो यहाँ पर जो वायुमंडल में हवा होती है उससे क्या करेगा? उससे ये कार्बन को निकाल लेगा। जैसे जो वायु होती है उसमें नाइट्रोजन होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है।
तो जो हवा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्लांट है इसका निर्माण किया गया है आइसलैंड के अंदर। तो जो हवा होती है, हवा से क्या किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको निकाल लिया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। तो आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ पर ये जो CO2 गैस निकाल ली जाएगी, CO2 गैस निकालने के बाद इसको क्या किया जाएगा, पृथ्वी के अंदर, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर लगभग 1000 मीटर की दूरी पर ये जो CO2 गैस है इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। और यहाँ की मुद्रा है क्रोना, जो स्वीडन की भी मुद्रा है। और आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। मैं आपको आइसलैंड की स्थिति दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये है आइसलैंड जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में यहाँ पर पड़ता है। यह कौन सा महाद्वीप का देश है? यह यूरोप महाद्वीप का देश है। हेमंत धनजी किस देश की सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये हैं हेमंत धनजी, जो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये जज बने हैं। तो आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO दोबारा से कौन बने हैं? तो इसके MD और CEO बनाए गए हैं V वैद्यनाथन, IDFC फर्स्ट बैंक। और आप इस बैंक के बारे में जान सकते हो, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। किस फुटबॉलर का नाम सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो किस देश के हैं? जो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के ये हैं और इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं। इनके नाम 111 गोल हैं। किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? बॉब वर्ल्ड। तो ये जो बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई गई है BOB वर्ल्ड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पर जो ग्राहक हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं ग्राहकों को मिल जाएंगी। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है। वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हैं जिनमें से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात के अंदर स्थित है और इसके MD और CEO कौन है? संजीव चड्ढा। शिक्षण पर्व 2021 जो कब से कब तक मनाया गया है? 5 सितंबर से लेकर के, यह 5 सितंबर से लेकर के मनाया जा रहा है। 5 सितंबर से लेकर लगभग 17 सितंबर तक। तो इस दौरान क्या किया जाएगा? इस दौरान देखो, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल का नाम है विद्यांजलि पोर्टल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें देखो, जो लोग फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग स्वयं सेवक हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो किसी सरकारी स्कूल में जाकर के या जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें जाकर के जो ये स्वयं सेवक हैं वो फ्री में जाकर के पढ़ा सकते हैं। और अगर उनको फ्री में जाकर के पढ़ाना है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी जानकारी इस विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद उनको ये पता चल जाएगा कि उनको किस सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो देश के रिटायर्ड सरकारी, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो फ्री में जाकर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो विद्यांजलि पोर्टल है यह कार्य करने वाला है और इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हिमालय दिवस 2021 मनाया गया है 9 सितंबर को। चलिए हम इसकी थीम जान लेते हैं। इसकी थीम है हिमालय, विज्ञान और ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।